हेलो स्टूडेंट्स, सिंस आई आर नेट दिसंबर 2019 का हम आज 8 क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, सो सब्र रखें और पूरा वीडियो ध्यान से देखें। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अ रैंडम वेरिएबल t हैज़ अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इफ़ t एंड माइनस t हैव द सेम डिस्ट्रीब्यूशन। लेट एक्स वाई बी इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो देखिए, जब कोई रैंडम वेरिएबल x है वो आपके किसी पॉइंट a के सिमेट्रिक होता है, तो उसका जो PDF होता है सपोज़ f, तो उसको आप लिख सकते हैं दैट एफ ए माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ए प्लस एक्स। अब यहाँ पे कहा गया है कि t और माइनस टी के डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो मतलब एफ ऑफ t इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस टी, मतलब जो यहाँ पे सिमेट्री ली गई है वो अराउंड पॉइंट ज़ीरो ली गई है। ठीक है, तो आपको बोल दिया गया है कि सिमेट्री की डेफिनेशन आपकी ये वाली यहाँ पे अडॉप्ट हो रही है, यहाँ पे a इक्वल्स टू ज़ीरो को पुट करके। तो पहला देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है, x एंड y हैव द सेम डिस्ट्रीब्यूशन देन x माइनस वाई हैज़ अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए, अगर x और y का सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो आपका पूछा जा रहा है कि x माइनस वाई एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा कि नहीं। देखिए, इसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले आपका जो रैंडम वेरिएबल y है, x माइनस वाई है, उसका आप निकाल लें कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। तो फाई ऑफ x माइनस वाई टी क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e रेज़ टू पावर आयोटा t x माइनस वाई। इसको आप इंडिपेंडेंट x है एक्स वाई है, तो आप लिख सकते हो e रेज़ टू पावर आयोटा टी एक्स एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा टी वाई। इंडिविजुअली किसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये है x का, और ये आपका कैरेक्टरिस्टिक है माइनस ऑफ y का। अब सिंस आपको इंफॉर्मेशन क्या है यहाँ पे कि आपका जो x और y का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है, तो x और y का डिस्ट्रीब्यूशन अगर सेम है तो उनके कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस भी सेम होंगे। ठीक, तो अगर x और y का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है और उनके कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन भी सेम है, तो फाई ऑफ एक्स टी वो फाई ऑफ वाई टी के बराबर हो जाएगा, y क्योंकि x और y के डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। अब अगर x और y के डिस्ट्रीब्यूशन सेम होंगे और हम एक छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन x माइनस वाई कर दें, तो माइनस लगाने से तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी x y के डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो माइनस एक्स माइनस वाई के डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम हो जाएंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन सेम हुए तो आपका कैरेक्टरिस्टिक भी सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका फाई ऑफ y माइनस एक्स टी, क्योंकि इसको आप लिख देंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ आयोटा टी वाई, इसको आप लिखेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ माइनस आयोटा टी एक्स, और फिर उसके बाद दोनों की जो सेपरेट प्रोडक्ट ऑफ सेपरेट एक्सपेक्टेशंस हैं उसको आप जॉइंट बना देंगे, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट थे तो आप इसको इस तरीके से लिख पाएंगे, यहाँ x माइनस वाई की जगह y माइनस एक्स हो जाएगा, एंड देन दिस विल बी फाई ऑफ y माइनस एक्स। तो इस चीज़ से आपको क्या पता चलता है, इस चीज़ से आपको ये पता चलता है कि x माइनस वाई और y माइनस एक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है, या फिर आप क्या कह सकते हैं कि x माइनस वाई और माइनस ऑफ x माइनस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सिमेट्री को फॉलो कर रहा है। ठीक है, वही जो आपका सेम रैंडम वेरिएबल था उसका जो माइनस है, ठीक है, उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन सेम आ रहा है, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया है कि कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन सेम है। तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होता है वो यूनिकली आपके डिस्ट्रीब्यूशन को डिफ़ाइन करता है, डिस्क्राइब करता है। तो इसी वजह से अगर x माइनस वाई और माइनस ऑफ x माइनस वाई के अगर कैरेक्टरिस्टिक सेम है, मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक सेम है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, मतलब वो सिमेट्री को फॉलो कर रहा है, क्योंकि t और माइनस टी के अगर डिस्ट्रीब्यूशन सेम होते हैं तो आपका जो
टी है वो एक सिमेट्रिक रैंडम वेरिएबल होता है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन देखिए आपसे क्या कहता है। सेकेंड ऑप्शन आपसे कहता है, तो ये तो ठीक हो गया, इफ़ x इज़ नॉर्मल थीटा 1 एंड y नॉर्मल टू 2 देन 2x माइनस 3y हैज़ अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये 2x माइनस 3y इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू नॉर्मल इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएट्स। तो ये भी एक नॉर्मल वेरिएट होगा और नॉर्मल वेरिएट हमेशा सिमेट्रिक होते हैं अबाउट इट्स मीन, तो ये वाला ऑप्शन भी ट्रू होगा। नाउ x and y have the same symmetric distribution, then x plus y has a symmetric distribution। अब आप देखिए, अब हमको क्या करना पड़ेगा, x माइनस वाई का जैसे ऊपर किया था हम यहाँ पे करेंगे x प्लस वाई टी, दैट इज़ एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेज टू पावर आयोटा टी x प्लस वाई, और हम इसको यहाँ लिख देंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेज टू पावर आयोटा टी एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेज टू पावर आयोटा टी वाई। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या लिखा जाएगा, ये आपका हो जाएगा, इंडिपेंडेंट थे इसीलिए हमने एक्सपेक्टेशन अलग कर ली, यहाँ आपका लिखा जाएगा फाई ऑफ एक्स टी एंड फाई ऑफ वाई टी। अब आपसे थर्ड ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है, सेम सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। सेम सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका क्या मतलब है, पहली बात तो डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन सेम है तो मतलब फाई एक्स टी जो है वो आपका फाई ऑफ वाई टी के बराबर है, और सिमेट्रिक भी है तो फाई ऑफ एक्स टी वो फाई ऑफ माइनस वाई टी के बराबर हो गया, सॉरी माइनस ऑफ एक्स टी के बराबर हुआ, और फाई ऑफ वाई टी जो है वो आपका फाई ऑफ माइनस वाई टी के बराबर हुआ। तो अब आपने क्या करना है, फाई ऑफ एक्स टी की जगह रखना है फाई ऑफ माइनस ऑफ एक्स टी एंड यहाँ पे माइनस ऑफ वाई टी, एंड अगेन हम यहाँ पे लिखेंगे फाई ऑफ माइनस एक्स प्लस वाई टी। तो अगेन हमको क्या पता चल रहा है, हमको पता चल रहा है कि एक्स प्लस वाई का और एक्स प्लस वाई का और आपके माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई का कैरेक्टरिस्टिक सेम आ रहा है। तो कैरेक्टरिस्टिक सेम आ रहा है मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, डिस्ट्रीब्यूशन सेम है मतलब जो आपका ये एक्स प्लस वाई वेरिएबल है ये सिमेट्री को फॉलो कर रहा है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो भी एकदम करेक्ट है। नाउ x हैज़ ए सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन देन xy हैज़ ए सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान रखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए सिमेट्री की डेफिनेशन क्या है, f ऑफ t इक्वल्स टू f ऑफ माइनस टी। मतलब अगर x एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ माइनस एक्स। तो देखिए कैसे करना है, f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ माइनस एक्स लिखा जा सकता, फोर्थ ऑप्शन के लिए हमको दे दिया गया है, और पूछ रहा है कि f ऑफ एक्स वाई जो है, सॉरी एक्स वाई जो है क्या वो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। तो आप इसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, गो विद सिंपल डेफिनेशन दैट इज़ f ऑफ एक्स वाई, and since x and y are independent then we can write f of x into f of y. We can put f of x equals to f of minus x multiplied by f of y. Now the product of separate PDFs can be written as f of minus xy since they were independent, and we can make them together. So f of minus xy. Now f of xy is equals to f of minus xy. Then we can say that if distribution of xy and minus of xy is same, then xy is symmetric random variable. So again your option number fourth is right. तो अब हम चलते हैं अब किस पर, आपके क्वेश्चन नंबर, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ मैं आपको ज़्यादा बताऊंगी नहीं। देखिए क्वेश्चन एक्चुअल में आपसे कह क्या रहा है कि आपको 3 रैंडम वेरिएबल दिए हैं, IID हैं, तीनों का एक ही डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल, थीटा
और थीटा स्क्वायर, ठीक है। और अनबायस्डनेस चेक करनी है, ये 4 एस्टिमेटर्स आपको दिए हुए हैं। तो सिंपल सी बात है, आप क्या कीजिएगा कि फार्मूला लगाइएगा कि अगर टी एक एस्टिमेटर है, अगर उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो आपकी थीटा के इक्वल आती है, या फिर जो भी आप जी थीटा, जो भी आप पैरामीटर का कोई फंक्शन है जिसको एस्टिमेट कर रहे हैं, तो जी थीटा के इक्वल आती है, तो टी जो है वो आपका जी थीटा के लिए अनबायस्ड हो जाता है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जो है यहाँ पे है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई बोलना चाहिए, वो थीटा है, और वेरिएंस ऑफ एक्स आई आपका थीटा स्क्वायर है। देन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर आपका कितना होगा, थीटा स्क्वायर प्लस थीटा स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ एक्स आई प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई होल स्क्वायर। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर क्या होगा, 2 थीटा स्क्वायर। अब मैं एक एग्जांपल को सॉल्व करके बताती हूँ, एक ऑप्शन को, बाकी के ऑप्शन आप खुद से चेक कर सकते हैं। तो जैसे यही वाला ले लेते हैं, अगर मुझे इसकी एक्सपेक्टेशन निकालनी है तो वो कितनी आएगी, 2 एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 स्क्वायर अपॉन 2। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई कितनी थी, थीटा, सो इट इज़ 2 थीटा, इट इज़ 2 थीटा स्क्वायर अपॉन 2 एंड इट विल थीटा प्लस थीटा 1 प्लस थीटा। सो आपका थर्ड ऑप्शन ट्रू है, शायद आपका सेकंड ही गलत है, बाकी के दोनों इसमें बाकी के जो तीनों हैं वो आपके ठीक हैं। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये नंबर नहीं पता, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक्स आई एक सीक्वेंस है आपका आईआईडी ऑब्जर्वेशन का, जिसका जो एक्सपेक्टेशन आ रहा है वो 0 है, और जो वेरिएंस ऑफ एक्स आई है वो आपका सिग्मा स्क्वायर है। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो करेक्ट हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस T1 इस वाले एस्टिमेटर को मान लिया T1, इस एस्टिमेटर को मान लिया T2, T3 एंड T4। तो T1 एस्टिमेटर को चलिए कर ही लेते हैं इसको। देखिए T1 एस्टिमेटर जो है आपका है 1/n समेशन I1 to n x2i माइनस 1 माइनस x2i अपॉन नहीं है होल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन किया, और यहाँ पे मैंने √2 सिग्मा जो है, √2 सिग्मा से यहाँ पे डिवाइड किया है, तो बाहर मुझे ऊपर मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 2 सिग्मा स्क्वायर से। तो आपका ये वाला जो अंदर वाला डिस्ट्रीब्यूशन है, ध्यान से देखिए वो किसको फॉलो करेगा, इतना सा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इतना सा जो स्टैटिस्टिक है वो किसको फॉलो करेगी, आपका x2i माइनस 1 है, और x2i दोनों के दोनों नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर को फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो पूरी स्टैटिस्टिक होगी, जिसको मैं ui से डिनोट कर दूँ, तो ui फॉलो करेगी आपका नॉर्मल 0 और 1 को, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको लिख दीजिए अगेन, आप इसको लिखेंगे 2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन n और समेशन i 1 to n ui स्क्वायर, ठीक है। तो आपको पता है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट्स का जो सम है, स्क्वायर्स का सम है, वो आपका काई स्क्वायर एन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। तो आप इसे लिख सकते हैं 2 सिग्मा स्क्वायर बाई n और काई स्क्वायर n। अब एक जो रिज़ल्ट है जिसको हम थ्रू आउट इस पूरे क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, तो वो क्या है कि अगर t आपका कोई एस्टिमेटर है, ठीक है, जिसकी कंसिस्टेंसी आपको चेक करनी है, अगर n टेंस टू इन्फिनिटी होने पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t जो है वो आपकी पैरामीटर को टेंड कर जाए, जिसके लिए आप कंसिस्टेंसी देख रहे हैं, और वेरिएंस ऑफ t जो है वो आपका 0 को टेंड कर जाए जब n टेंस टू इन्फिनिटी हो, तो आपका t जो है वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होता है। तो यहाँ पर सिमिलरली अगर मैं चेक करूँ तो एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 यहाँ पे कितना आएगा, देखिए
एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 कितना आएगा 2 सिग्मा स्क्वायर बाई n, और काई स्क्वायर n का एक्सपेक्टेशन कितना होता है मीन मतलब दैट इज़ n। तो यहाँ पे आ गया 2 सिग्मा स्क्वायर। देखिए इसमें कोई n नहीं है, इस 2 सिग्मा स्क्वायर टर्म में कहीं भी n नहीं आ रहा है। तो जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो अगेन इसकी जो वैल्यू होगी वो 2 सिग्मा स्क्वायर ही होगी। तो n टेंस टू इन्फिनिटी होने पर आपका T1 जो है वो 2 सिग्मा, आपका जो एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 है वो सिग्मा स्क्वायर को टेंड नहीं कर रहा बल्कि 2 सिग्मा स्क्वायर को कर रहा है। तो इस वजह से आपका जो T1 है वो आपका कंसिस्टेंट एस्टिमेटर यहाँ पे नहीं प्रूव होता है। तो आपका जो ये वाला ऑप्शन है वो एकदम गलत है। अब T2 पे चलते हैं। देखो T2 पे यहाँ पे आपको क्या करना है, T2 के लिए भी आपको थोड़ा सा वैसे ही फॉर्म को चेंज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिए, xi का जो वेरिएंस है वो सिग्मा स्क्वायर है, तो T2 को आप लिख सकते हैं यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर बाई n और समेशन i1 to n xi माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर। ये आपका क्या बन गया है, ये जो आपकी फॉर्म बनी है ये आपकी बनी है काई स्क्वायर n-1। तो अगेन अब आप देखेंगे T2 इज़ सिग्मा स्क्वायर बाई n काई स्क्वायर n-1, देन एक्सपेक्टेशन ऑफ T2 इज़ व्हाट, एक्सपेक्टेशन ऑफ T2 इज़ सिग्मा स्क्वायर बाई n इंटू n-1, और वेरिएंस ऑफ T2 इज़, वेरिएंस ऑफ T2 आपके पास हो जाएगा सिग्मा रेज़ टू पावर 4 अपॉन n स्क्वायर, और आपका हो जाएगा 2n-1। तो अब जब आप n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो आपका जो ये है n-1 अपॉन n तो 1 हो जाता है n टेंस टू इन्फिनिटी होने पे, तो सिग्मा स्क्वायर को टेंड हो जाएगा और ये आपका 0 को टेंड हो जाएगा। तो जो T2 है वो आपका कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है सिग्मा स्क्वायर के लिए। ठीक है, अब T3 को देखिए, T3 में भी आपको थोड़ा सा फॉर्म चेंज करना पड़ेगा। T3 को आप लिख दीजिए सिग्मा स्क्वायर बाई n समेशन i1 to n xi स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, या फिर इसको थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे तो आप इसको लिखिए xi माइनस 0 अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर। ठीक, देखिए जब आपको यहाँ पे x बार यूज़ होता है ना तो ये बनता है काई स्क्वायर n-1, और जब यहाँ पे x बार की जगह आपका म्यू यूज़ होता है तो ये बनता है काई स्क्वायर n। तो T3 आपका क्या बना है, T3 बना है आपका सिग्मा स्क्वायर बाई n काई स्क्वायर n। तो एक्सपेक्टेशन निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सपेक्टेशन ऑफ T3 इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर बाई n इंटू n दैट इज सिग्मा स्क्वायर, और वेरिएंस ऑफ T3 इज इक्वल्स टू सिग्मा रेज़ टू पावर 4 अपॉन n स्क्वायर इंटू 2n। पिछले वाले में शायद नहीं, ठीक है, सिग्मा रेज़ टू पावर 4 अपॉन n स्क्वायर इंटू 2n। देन अब इसको देखो, जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो ये तो सिग्मा स्क्वायर ही रहेगा, और ये जो है n से n कैंसिल होगा, एक n बचेगा डिनोमिनेटर में, उसकी वजह से ये 0 हो जाएगा। तो T3 भी आपका बाय द सेम डेफिनेशन वो करेक्ट है। अब यहाँ पे क्या है, T4 है। T4 को कुछ आपको वही वाली फॉर्म जो हमको बना रहे थे इतनी देर से, वही वाली बनानी है। तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन n-1, और ये देखिए यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर लगाएंगे ना तो ये आपका काई स्क्वायर n-1 बन जाएगा। ठीक, और जब इसके एक्सपेक्टेशन निकालेंगे आप, इस T4 के एक्सपेक्टेशन निकालेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ T4 कितना आएगा आपके पास, वो आएगा सिग्मा स्क्वायर n-1 इंटू n-1, तो ये तो सिग्मा स्क्वायर हुआ, और वेरिएंस ऑफ T4 जो आएगा वो आएगा सिग्मा रेज़ टू पावर 4 n-1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2n-1। तो जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो ये सिग्मा स्क्वायर को ही टेंड होगा, और जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो जो वेरिएंस होगा वो आपको 0 को टेंड होगा। तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो इस तरीके से ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए ये वाला ऑप्शन क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, वी हैव 3 अर्न्स, हमारे पास 3 पॉलीथीन्स हैं जिसमें U1 U2 U3 हैं। उसके अंदर 2 कलर की बॉल है, एक तो वाइट है और एक ब्लैक है। ठीक है, वाइट और ब्लैक कलर की बॉलें यहाँ पे आपको दी हुई हैं। तो देखिए U1 में आपको दी हुई हैं 2 वाइट और 3 ब्लैक। U2 में आपको दी हुई हैं 3 वाइट एंड 2 ब्लैक। और U3 में आपको दी हुई हैं 5 वाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि आप बताइए कि अगर हमने एक अर्ण को चूज़ किया और उसमें एक बॉल को ड्रॉ किया तो ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो जो अर्ण प्रोबेबिलिटी दैट U2 वाज चोज़न, U2 को हमने चूज़ किया है और जो बॉल हमने उसमें से निकाली थी वो हमने कौन सी निकाली थी, ब्लैक। तो ये प्रोबेबिलिटी अब आपको फाइंड करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करें, इजी क्वेश्चन है। देखिए प्रोबेबिलिटी U2 गिवन B मतलब प्रोबेबिलिटी U2 इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। प्रोबेबिलिटी ऑफ B का क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B का मतलब है कि ब्लैक बॉल निकली है। अब ब्लैक बॉल अगर हम ड्रॉ हुई है तो वो तो किसी भी एक अर्ण में से किसी भी थैले में से हो सकती है। तो हम तीनों सिचुएशन को यहाँ कंसीडर करेंगे कि ब्लैक बॉल निकली है और वो अर्ण 1 से निकली है और अर्ण 2 से भी निकल सकती है या फिर अर्ण 3 से भी निकल सकती है। ठीक, अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी U2 गिवन B को आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कैसे लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी U2 बेस थ्योरम याद है ना, सेम वही वाला रूल लग रहा है, और प्रोबेबिलिटी B गिवन U2 और यहाँ पे आपका हो गया प्रोबेबिलिटी U1 प्रोबेबिलिटी B गिवन U1 प्लस प्रोबेबिलिटी U2 प्रोबेबिलिटी B गिवन U2 प्लस प्रोबेबिलिटी U3 प्रोबेबिलिटी B गिवन U3। ठीक है, अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ UI जो है वो 1/3 है फॉर ऑल I 1 2 3। तो उसको तो हम कैंसिल ही कर दें, मतलब आपका जो ये वाला प्रोबेबिलिटी है ये तो कैंसिल ही कर सकते हैं हम, क्योंकि सबके सब 1/3 हैं। ठीक है, केवल हमको ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है गिवन वाली वही देखनी है यहाँ पे। तो देखिए इसको कैसे करें। देखो U2 में मैं आपको कॉन्सेप्ट दे देती हूँ यहाँ पे। U2 में आपके पास टोटल बॉल्स कितनी थी, टोटल बॉल्स आपके पास थी 5 बॉल्स। ठीक है, उसमें से ब्लैक बॉल्स कितनी थी U2 के अंदर, तो आपके पास 2 ब्लैक बॉल थी। ठीक है, तो अब जब 2 ब्लैक बॉल थी आपके पास, तो अगर आपने U2 अर्ण को चूज़ किया है तो ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, आउट ऑफ टोटल बॉल्स दैट इज़ 5 वी कैन ड्रॉ एनी वन ऑफ ब्लैक बॉल। तो कितनी पॉसिबिलिटी है, 2। तो ये आपके पास आ गया 2/5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2/5 और यहाँ पे सिमिलरली U1 के लिए आएगी 3/5 और U2 के लिए 2/5 है ही, और फिर 5/10। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 4/15 जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल सच दैट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e⁻x लेस देन इन्फिनिटी एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e⁻x इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो है वो थोड़ा ट्रिकी है सॉल्व करने के लिए। तो ये कैसे होगा वो देखिए,
सबसे पहले आप ये राइट हैंड साइड को देखिए। राइट हैंड साइड जो है आपका वो है ई रेज़ टू पावर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस ए। आप इसको लिख सकते हो ई रेज़ टू पावर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस ए, और इसको इस ऊपर वाली इक्वालिटी के थ्रू आप लिख सकते हो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस ए। ठीक है, अब देखिए अगर ये x कोई भी रैंडम वेरिएबल है तो ऑफ कोर्स इस रैंडम वेरिएबल के लिए एक जो PDF है या PMF है, तो यहाँ पे मैं PMF ले रही हूँ। अगर ये f है वो एसोसिएटेड है, ठीक है, इसका जो PDF है वो है f। तो अगर इस f का मैं इंटीग्रेशन करूँ फ्रॉम a टू इट्स लास्ट बाउंड इन्फिनिटी, यहाँ पे मैंने ले लिया, तो f ऑफ dx अगर मैं करूँ तो ये आपको क्या देता है, प्रोबेबिलिटी x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए देता है। फाइन, अब देखिए अगर मैं सिंस आपका ई रेज़ टू पावर x माइनस ए इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए है तो आपका जो ई रेज़ टू पावर x माइनस ए है वो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव नंबर रहेगा। ठीक, तो अगर ये एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव नंबर है आपके पास, तो ये बात भी पक्की है कि ई रेज़ टू पावर x माइनस ए f जो है वो आपके f से तो बड़ा होगा। ठीक, और अगर मैं दोनों तरफ ही इंटीग्रेशन लगाऊं a टू इन्फिनिटी एंड a टू इन्फिनिटी dx की रेस्पेक्ट में, तो ये जो टर्म है आपकी, ठीक है, ये हुई a टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर x माइनस ए एफ डी एक्स, और ये आपका हो गया a टू इन्फिनिटी एफ डी एक्स, और ये जो आपका है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a। फाइन, अब यहाँ पे देखिए अगर इसी इंटीग्रेशन को मैं a टू इन्फिनिटी से और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कर दूँ तो वो इंटीग्रेशन तो और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो और बड़ा एरिया कवर करेगा। तो इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो यहाँ नेगेटिव भी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे ये भी पॉजिटिव है ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस ए भी, और किसी भी x के लिए चाहे वो a से बड़ा हो चाहे a से छोटा हो, ये हमेशा पॉजिटिव, और f तो हमेशा पॉजिटिव है ही। तो अगर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर x माइनस ए एफ डी एक्स ले लिया जाए तो वो तो इससे भी बड़ा हुआ, मतलब ये जो है वो इससे भी बड़ा है, तो मतलब इससे भी बड़ा है। फाइन, ये चीज़ क्या है, ये है एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर x माइनस ए। अब यहीं से आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया। एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस ए क्या है, वो है आपकी ई रेज़ टू पावर एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस ए, हमने ऊपर ही रिजल्ट लिखा है, विच इज़ ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए। फाइन, तो आपका जो ये वाला ऑप्शन है फर्स्ट वाला कि प्रोबेबिलिटी x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए हमेशा ही बड़ी होती है, वो रॉन्ग है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट वाला ऑप्शन आपसे क्या कहता है कि ये जो एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्यूब है वो आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ x के होल क्यूब के बराबर है। तो देखिए ट्रू होगा वो क्यों होगा वो देखते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर x इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर एक्सपेक्टेशन ऑफ x, ये आपको दिया हुआ है ऑलरेडी। तो एक्सपेंशन यूज़ करते हैं यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, एंड देन यहाँ पे 1 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x। आई होप आप सब लोगों को जो सीरीज़ है ई रेज़ टू पावर x का वो एक्सपेंशन पता है। और यहाँ पे हो गया एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल क्यूब
अपॉन 3 फैक्टोरियल, सॉरी बोर्ड कवर नहीं कर पा रहा हैंड राइटिंग को, तो यहाँ लिखा है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अगर मैं कोफिशिएंट्स को कंपेयर करूँ, यहाँ पे 1 का जो कोफिशिएंट्स है तो 1 इक्वल्स टू तो 1 आ गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आ गया। 1/2 फैक्टोरियल के कोफिशिएंट को दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो आपके पास आएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब का इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल क्यूब, तो ये यहाँ और एंड सो ऑन। तो ये जो रिज़ल्ट है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब जो है वो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के होल क्यूब के बराबर है, इसीलिए मैंने कहा था ये ट्रू है। ये वाला रॉन्ग क्यों है? सिंस हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पिछले रिजल्ट से एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के होल स्क्वायर के बराबर आ गया, तो जो वेरिएंस ऑफ एक्स है वो यहाँ पे 0 आना चाहिए था, इसलिए ये गलत है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम है देखिए, ये कहता है कि x इज़ ग्रेटर देन 0 हमें ऑलमोस्ट श्योरली, मतलब हमेशा ही आपका जो x है वो पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव नहीं नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ ही लेता है। ठीक है, तो इसको कैसे रॉन्ग प्रूव करें? देखिए, सिंस आपका जो x है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो x आपका c वैल्यू भी ले सकता है और -c वैल्यू भी ले सकता है। ठीक है, तो अगर मैं x एक पॉजिटिव नंबर उठाऊं c, तो उसके लिए तो ये सारी की सारी इनइक्वलिटी हमेशा ही ट्रू होती है। ठीक है, अगर आप इसको एज ए नंबर नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम रैंडम वेरिएबल की फेज़ में बात कर रहे हैं, तो अगर आपका x एक रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, यानी रैंडम वेरिएबल होल रियल नंबर पे वैल्यू ले रहा है, तो जो x है वो आपका अगर y वैल्यू लेता, कोई y रैंडम वेरिएबल वाली वैल्यू लेता है, तो वो -y रैंडम वेरिएबल वाली वैल्यू भी लेगा। ठीक है, तो देखो हर एक पॉजिटिव नंबर के लिए तो ये सारी इनइक्वलिटी ट्रू ही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर ये नेगेटिव भी होता है तो भी क्या प्रॉब्लम है? पॉजिटिव नंबर के लिए तो देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ y इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ y, एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर, क्योंकि y तो x के ही इक्वलेंट है। अब अगर नेगेटिव भी होता है तो क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे आप लोगे एक्सपेक्टेशन ऑफ नेगेटिव y का स्क्वायर और इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ नेगेटिव y इसका होल स्क्वायर, तो भी वापस ही एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ y का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, और पॉजिटिव नंबर के लिए तो ऑलरेडी ट्रू है ये सारे पॉजिटिव y के लिए। तो अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब जब हम लेंगे तो भी माइनस आएगा, और दोनों तरफ माइनस आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, फिर वापस एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन ऑफ y क्यूब इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ y का होल क्यूब मिल जाएगा। तो पॉजिटिव नंबर के लिए तो हमेशा ही ट्रू था। तो ये कहना कि जो आपका x है वो सिंपली इस y के लिए ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो वो गलत है। वो -y के लिए भी सेटिस्फाई करता है। अगर वो y के लिए कर रहा है तो -y के लिए ऑटोमेटिकली आपकी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका रॉन्ग है। तो नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि ये कौन से स्टोकास्टिक प्रोसेस से आपका ये क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? ये क्वेश्चन आपसे कहता है एक्स एंड बी ए 2 स्टेट मार्कोव चेन जिसकी स्टेट्स हैं 0 और 1 और ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है 1/2 1/2 1/3 2/3। एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब है कि इनिशियल टाइम 0 पे जो आपका सिस्टम है वो स्टेट 0 पे था। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि एक्सपेक्टेड रिटर्निंग टाइम टू 0 क्या होगा। तो एक्सपेक्टेड रिटर्निंग टाइम इसको आप बोलते हो न्यू 0 0, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन n 1 to infinity n f 0 0 n। f 0 0 n क्या है? 0 से वापस 0 पर n स्टेप में
फर्स्ट टाइम आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है F00n। तो पहले तो इसका डायग्राम बना लिया, ट्रांजिशन डायग्राम। तो वो क्या है, आपका दो ही स्टेट है, 0 है और ये 1 हो गया। 0 से 1 पे जाने के लिए आपकी प्रोबेबिलिटी है 1/2 और 1 से और 0 पे आने के लिए आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो भी है 1/2। 1 से और 0 पे आने, सॉरी 1/3 है, वो 1/3 हुई। उसके बाद 0 से 0 पे आने की 1/2 और 1 से और 1 पे आने की प्रोबेबिलिटी है 2/3। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम रिटर्निंग प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है। तो अगर मैं n = 1 रखूँ, ठीक है, n = 1 के लिए फर्स्ट टाइम रिटर्निंग प्रोबेबिलिटी, एक स्टेप में आपको 0 से 0 पे आना है, ठीक है। तो एक स्टेप में आप इस वाले वे से आ सकते हैं, तो वो आपका प्रोबेबिलिटी कितना है 1/2। उसके बाद अगर n = 2 लिया जाए तो F002 आप दो स्टेप में 0 से 0 पे कैसे आ सकते हैं फर्स्ट टाइम। सबसे पहले 0 से 1 पे जाइए, प्रोबेबिलिटी 1/2। उसके बाद 1 से 0 पे आइए, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी 1/3, तो टोटल 1/6। उसके बाद n = 3। 3 स्टेप में आप 0 से 0 पे कैसे आ सकते हैं, वो भी फर्स्ट टाइम केवल, ये नहीं आप आ गए फिर वापस आए, फर्स्ट टाइम आना है आपको। तो 3 स्टेप में कैसे आएंगे, पहले 0 से 1 पे 1/2, फिर वापस 1 से 1 पे दैट इज़ 2/3, फिर 1 से 0 पे दैट इज़ 1/3। तो आपका आ गया 1/6 × 2/3। उसके बाद जब आप n = 4 रखेंगे तो आपके पास आएगा F004। 4 स्टेप में आपको 0 से 0 पे फर्स्ट टाइम आना है। तो कैसे करेंगे, पहले 1 से 1 पे गए, सॉरी 0 से 1 पे गए तो 1/2, फिर वापस 1 से 1 पे आए और फिर वापस 1 से 1 पे आए, 2 स्टेप और काउंट हो गई। तो 2/3 × 2/3 × 1/3, तो टोटल 1/6 × 2/3 स्क्वायर। अब आगे की जितनी भी स्टेप्स होंगी उसमें केवल 2/3 की पावर बढ़ती जाएगी और इसी तरीके से हम सारी प्रोबेबिलिटी काउंट कर सकते हैं। अब सिंपली आपने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। तो सम को जब हम फाइंड 2 × 1/6 प्लस 3 × 1/6 × 2/3 प्लस 4 × 1/6 × 2/3 स्क्वायर। तो आपका जो सीरीज़ आएगी आपके पास, इन दोनों का सम करेंगे कितना आएगा 5/6, और आपके पास 1/6 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3 2/3 और 4 × 2/3 स्क्वायर और डैश डैश डैश। इस अंदर वाली सीरीज़ को अगर आप s मान लें, 3 2/3 4 2/3 स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, तो यहाँ आपके पास कितना बचेगा, यहाँ आपके पास बचेगा, इसको आप 2/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आएगा 3 × 2/3 स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। इस सीरीज़ में से इस सीरीज़ को माइनस करेंगे तो s/3 दैट इज़ आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 2/3 स्क्वायर प्लस 2/3 क्यूब एंड सो ऑन। तो आपके पास इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम जो है वो आपके पास आएगा 2/3 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2/3, ठीक है। इस पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो s की वैल्यू आएगी वो आपके पास आ जाएगी 10, ठीक। तो जब आपके पास
सॉल्व कर ही लेते हैं इसको। सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा s/3 इक्वल्स टू 2 + 4/9 अपॉन, यहाँ पे तो आपका 1/3 आ जाएगा और 3 से 3 कैंसिल तो 4/3, तो s/3 इक्वल्स टू 2 + 4/3। तो आपके पास s की जो वैल्यू है वो आपके पास 10 आ जाएगी। 10 आएगी तो म्यू नॉट कितना हो जाएगा, 5/6 + 10/6 दैट इज़ 15/6। तो 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, तो 5/2 आपकी एक्सपेक्टेड मीन टाइम जो है वो आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, x1 x2 xn एक रैंडम सैंपल है जिसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन वो आपके पास आ जाता है 2 θ - x θ², जहाँ प्रोडक्ट ऑफ जहाँ पे x जो है वो 0 से θ के बीच में लाई करता है। तो आपसे डिफरेंट असेसमेंट्स मांगे हैं कि कौन सा इसमें से करेक्ट है। ठीक है, तो देखिए उसको करना कैसे है। सबसे पहले तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स सफिशिएंट एंड बायस्ड है, ये सब पूछा जा रहा है, तो सफिशिएंसी के लिए सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि हम जो भी हमारा लाइक्लीहुड होता है उसको हम g/θ नेमन फैक्टराइजेशन थ्योरम hx की फॉर्म में लिख दें, जहाँ पे थीटा के साथ जो भी आपका x का फंक्शन आए वो आपका बन जाए सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स, और जो hx है वो सिंपली आपकी ऑब्जर्वेशंस का एक फंक्शन हो। तब आप t को क्या कह देते हैं, तब आप कह देते हैं कि ये सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स है थीटा के लिए। अब इस वाले फंक्शन के लिए पहली बात तो इस फंक्शन को किसी स्पेसिफिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो वो क्या है वो फॉर्म, आपका जो f है वो लिखा जा सकता है 2 θ - x अपॉन θ², x नहीं, आप लाइक्लीहुड को देखिए। सबसे पहले लाइक्लीहुड कैसे लिखाता है, लाइक्लीहुड लिखा जाता है प्रोडक्ट ऑफ I1 to n fxi थीटा। ठीक, अब यहाँ पे आपका जो ये लाइक्लीहुड है इसको लिखेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ I1 to n 2 θ - xi अपॉन θ², और उसके बाद सारे के सारे जो एक्साइज हैं x1 x2 xn वो सब थीटा, वो सब 0 से थीटा के बीच में। उसके बाद हम लिखेंगे 2/θ² प्रोडक्ट I1 to n θ - xi xn lies between 0 and थीटा। ठीक है, कैपिटल ऑफ x मतलब x ऑफ n मतलब ऑर्डर्ड स्टैटिस्टिक्स, मैक्सिमम ऑफ xi अगर आपका थीटा से छोटा हमने लिख दिया तो आपको बाकी ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि x1 x2 xn वो 0 से थीटा के बीच में लाई कर रहे हैं। अगर आपने सिंपली लिख दिया कि जो मैक्सिमम ऑफ xi है वो थीटा से छोटा है, तो आपको बाकी का ये वाला पार्ट लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसको इंडिकेटर फंक्शन की फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, वो लिखा जाएगा I xn लाइज बिटवीन 0 एंड थीटा। ये आपकी होती है इंडिकेटर फंक्शन की फॉर्म में लाइक्लीहुड फंक्शन को लिखने का जो तरीका होता है। अब इस चीज़ को, इस लाइक्लीहुड को ज़रा आप अपने ऊपर वाले लाइक्लीहुड से कंपेयर कीजिए। ठीक है, इस वाले लाइक्लीहुड से कंपेयर कीजिए। अगर आपको सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स बतानी थी, किसी भी बताना था किसी भी एस्टिमेटर को, तो उसको इस फॉर्म में आना चाहिए था। अब यहाँ पे hx को चलो आप इसको मान लीजिए 2/θ² को। ठीक, अब यहाँ पे ये इतना सा जो है वो तो फंक्शन बन गया आपके मैक्सिमम का, लेकिन ये जो पार्ट है, इतने से पार्ट की बात कर रही हूँ मैं, ये जो पार्ट है इसमें से ना तो आप x को थीटा से सेपरेट कर सकते हैं, ना थीटा को x से सेपरेट कर सकते हैं।
ठीक है, यानी इसके अंदर भी जो कुछ होगा वो भी आपका सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स होगा। तो अलोन आपका ये कहना कि जो xn है वो सफिशिएंट है थीटा के लिए, वो रॉन्ग है। ठीक, अब लास्ट में एक ऑप्शन और ये कह रहा है कि 3x बार n वो है सफिशिएंट आपके थीटा के लिए, तो वो भी रॉन्ग है। क्यों? इस टर्म में तो कहीं आपका x बार आ ही नहीं रहा, इस वाले टर्म में प्रोडक्ट है, तो कहीं भी समेशन xi बनने की तो सिचुएशन है ही नहीं। तो समेशन xi नहीं बनने की सिचुएशन है तो आपका x बार भी नहीं बनने वाला, तो x बार भी कहीं से भी आपका सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स नहीं बनेगा। उसके बाद आपको xn को अनबायस्ड प्रूव करना है और 3x बार n इज़ अनबायस्ड फॉर थीटा। तो देखो अनबायस्ड प्रूव करने में कुछ नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये आप सेल्फ इस क्वेश्चन में कर लीजिएगा। जब आप एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालेंगे, मतलब 0 to थीटा x ऑफ fx, ठीक है, तो वो आपके पास x बाय और 3 आ जाएगा। ठीक, सॉरी थीटा बाय 3 आ जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ 3x जो होगा वो आपका थीटा के इक्वल होगा। तो जब आप समेशन xi की फॉर्म में लिखेंगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ 3x बार जो होगा वो आपका थीटा के लिए अनबायस्ड होगा। तो ये वाला ऑप्शन जो है ट्रू है। इस वाले ऑप्शन को भी आप चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। देखो, आप y मान लो x ऑफ n को, तो जो g ऑफ y आपके पास होता है वो होता है n f ऑफ y कैपिटल ऑफ f ऑफ y रेज टू पावर n माइनस 1। तो f क्या है, स्मॉल f क्या है, PDF ऑफ x, और कैपिटल F क्या है, CDF ऑफ x। तो PDF तो आपको दिया है और CDF निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 0 to x 2 बाय थीटा स्क्वायर और थीटा माइनस t dt। तो जो भी वैल्यू आपके पास यहाँ आ जाएगी वो f ऑफ x आ जाएगा। उसमें x की जगह y रख के उसको आप यहाँ पुट कीजिएगा, f ऑफ y को यहाँ पुट कीजिएगा और फिर एक फंक्शन बनेगा। और फिर आप जो भी फंक्शन gy बनता है उसके लिए एक्सपेक्टेशन ऑफ y जब निकालेंगे, और y इज़ अगेन फ्रॉम 0 to थीटा, y gy dy वो आपका थीटा के इक्विवेलेंट नहीं आता है। ठीक है, तो वो अनबायस्ड नहीं होता। ये आप खुद चेक करिए। मैंने रफ में किया था, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे इतना ज़्यादा एलोबरेट करके नहीं बताया है। तो आई होप ये आपको ये समझ में आ रहा है। इसको करके देखिए, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दूँगी। तो आपका जो लास्ट ओनली थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका ट्रू है, ये वाला जो ऑप्शन है वो भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो देखिए अब आपका कौन सा ऑप्शन बचता है। अब आपका जो ऑप्शन बचता है वो है, क्वेश्चन बचता है, सॉरी, लास्ट क्वेश्चन है आपका। ये कहता है लेट x1 एंड x2 बी अ रैंडम सैम्पल ऑफ साइज 2। देखिए, कॉन्फिडेंस इंटरवल के जो क्वेश्चन होते हैं, एक बार ध्यान रखिएगा, वो थोड़े से इजी होते हैं अगर आपको ट्रिक समझ में आ गई तो। देखो, लेट x1 x2 बी अ रैंडम सैम्पल ऑफ साइज 2 फ्रॉम यूनिफॉर्म 0 थीटा डिस्ट्रीब्यूशन, डिफाइन m maximum of x1 x2, what is the confidence interval of what is the confidence coefficient of the confidence interval 3/7m, 2m for theta। देखिए, कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट होता क्या है। कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट होता है कि जिस भी पैरामीटर के लिए से थीटा है, अगर मैंने कोई कॉन्फिडेंस इंटरवल इस फॉर्म का निकाला है C1, C2, इस फॉर्म का मैंने कोई कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया है, तो C1 C2 के बीच में होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 माइनस अल्फ़ा होती है, और यही होता है आपका कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट। अब सिंपली आपको यहाँ दिया हुआ है
3/7 m और लेस देन थीटा और लेस देन 2m। फाइन, ये आपको निकालना है। तो इस इनइक्वालिटी को जब आप अच्छे से यहाँ पे लिखेंगे, इस इनइक्वालिटी को हल्का सा आप थोड़ा चेंज करके लिखेंगे तो फाइनली आपके पास आएगा θ/2 इज़ लेस देन m इज़ लेस देन 7 θ/3। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, प्रोबेबिलिटी तो आप तब निकालोगे जब आपको m का डिस्ट्रीब्यूशन पता होगा। फाइन, तो m का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना आसान है। आपको fx तो दिया हुआ है ही, 1/θ when x lies between 0 and θ। ठीक, और कैपिटल fx निकालना भी आसान है। यहाँ पे वो हो जाएगा 0 to x 1/θ dt दैट इज़ x/θ। तो जो आपका इसको g ऑफ m PDF ऑफ मैक्सिमम निकालेंगे वो आपके पास आएगा n मतलब 2, f ऑफ m मतलब 1/θ और कैपिटल एफ एम। तो कैपिटल एफ एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m/θ रेज़ टू पावर 2 - 1। तो फाइनली आपके पास कितना आता है, 2m/θ²। अब आपका जो ये m है वो लाई कहाँ से कहाँ तक करेगा, जब x1 x2 0 से थीटा के बीच में लाई कर रहे हैं तो मैक्सिमम भी आपका 0 से और 0, तो आपका जो x है वो भी आपका 0 से और थीटा के बीच में लाई करेगा। जो आपको अगर m के लिए रेंज निकालनी है तो आपको पता होना चाहिए कि x1 x2 जो है वो 0 से थीटा के बीच में लाई कर रहा है। तो आपका जो m है वो भी थीटा से बड़ा नहीं हो सकता, वो भी 0 से थीटा के बीच में लाई करेगा। सिंस 7θ/3 इज़ ग्रेटर देन थीटा, तो ये जो प्रोबेबिलिटी होगी वो एक्चुअल में θ/2 इज़ लेस देन m लेस देन थीटा होगी। तो थीटा से और 7θ/3 तक की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 हो जाएगी। तो इस वाले PDF का जब आप θ/2 से और थीटा तक इंटीग्रेशन करेंगे तो उसकी वैल्यू आपके पास आएगी दैट इज़ 1 - अल्फ़ा, वो आएगी 0.75। तो आई होप सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो चुके हैं। सो थैंक यू फॉर गिविंग टाइम टू माई दिस लॉन्ग वीडियो एंड आई रियली होप कि सारे सोल्यूशन आपको समझ में आए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर so that I need to understand how much effort I still need to give to this channel. So all my effort I will put in my video if you will support me. So thank you for watching my video. Thank you.